हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ को पढ़ने जा रहे हैं। किरचॉफ्स लॉ में हमारे दो लॉ होते हैं, एक किरचॉफ्स करंट लॉ होता है और एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, इन दोनों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ेंगे। जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है जहां पर हम लोग रेजिस्टेंस या करंट की वैल्यू को डिटरमाइन आसानी से नहीं कर सकते, वैसे सर्किट में क्या किया जाता है, इस किरचॉफ्स लॉ का ही यूज करके और तब हम उसमें करंट या रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ ने सबसे पहले 1842 में इससे रिलेटेड दो लॉ दिए। एक करंट से रिलेटेड है और दूसरा वोल्टेज लॉ से रिलेटेड है। और इसकी क्या स्टेटमेंट है, कौन कौन से दो लॉ है, इसको हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसमें किरचॉफ्स किरचॉफ्स लॉ, ये किरचॉफ्स लॉ हमने क्या बताया, 1842 में इन्होंने क्या किया, इस लॉ का इन्वेंशन किया और इसके आधार पर हम लोग किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में करंट या रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके दो लॉ है, किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल और दूसरा होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, उससे जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि दो चीजें होता है। एक जंक्शन वर्ड आता है इसमें किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में, ये जंक्शन क्या होता है, जंक्शन। ठीक है, जैसे एक आप लोग पढ़े स्टेशन, स्टेशन स्टेशन क्या होता है, ये केवल यहाँ पर ट्रेन जो होती है वहां से, मतलब वहां आकर के रुकेगी, वहां पैसेंजर बैठेगा, वहां से जाएगी, यानी या ये केवल एक तरह से हाल्ट का काम करता है। स्टेशन जो होता है हाल्ट से हालांकि थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन स्टेशन में वहां से कोई भी ट्रेन जो है ना तो बंद करके खुलती है यानी ओरिजिनेट होती है, और ना ही उसकी यात्रा वहीं पर समाप्त हो जाती है यानी टर्मिनेट होती है। तो स्टेशन पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जबकि जो जंक्शन होता है, जंक्शन पे यहाँ से ट्रेन जो है ना ओरिजिनेट भी होती है, यानी यहाँ से ट्रेन खुल करके निकलती भी है, ओरिजिनेट भी होती है, और यहीं आकर के उसकी यात्रा समाप्त भी होती है यानी टर्मिनेट भी हो जाती है, टर्मिनेट भी हो जाती है। तो जंक्शन का मतलब वह पॉइंट जहां से ट्रेन क्या हो, ओरिजिनेट भी हो और टर्मिनेट भी। सेम चीज यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी है, करंट में भी है, यहाँ पर भी यही चीज है कि अगर कोई हम ऐसा पॉइंट ले लें, कोई ऐसा पॉइंट ले लें जहां पर क्या हो, ये यहाँ से करंट यहाँ से निकले ही इस पॉइंट से, मान लेते हैं कोई पॉइंट ओ हो गया, यहाँ पर आकर के मिले भी, यहाँ से करंट जो है इधर दूर भी जाए, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे जंक्शन। हियर ओ इज द पॉइंट विच इज कॉल्ड जंक्शन, इसको जंक्शन कहेंगे क्योंकि इस पॉइंट से यहाँ पर ये मान लेते हैं करंट I1 है, I2 है, इधर I3 है, I4 है, I5 है, और इसको हम मान लेते हैं I6। तो इस पॉइंट पर देख पा रहे हैं कि I1 आउटगोइंग करंट है, यानी वो पॉइंट से दूर जा रही है, I2 भी दूर जा रही है, I3 इनकमिंग करंट है टुवर्ड्स द पॉइंट O, I4 आउटगोइंग करंट है, और O पॉइंट से I5 भी आउटगोइंग करंट, जबकि ये I6 जिसको माना है इनकमिंग करंट है एट पॉइंट O। तो यहाँ पर O पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, O पॉइंट को जंक्शन कहेंगे। तो जंक्शन क्या होता है, जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर करंट आकर के मिलेगी भी और वहीं से करंट दूर भी जाएंगी, यानी इनकमिंग करंट्स भी होंगे और आउटगोइंग करंट्स भी होंगे। तो ये हमारा जंक्शन। तो फर्स्ट जो हमारा लॉ है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यानी केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको करंट लॉ कहा जाता है, ये करंट से रिलेटेड। तो इसमें क्या कहता है किरचॉफ्स करंट लॉ कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट अ जंक्शन इज जीरो। एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है
कि अलजेब्रा का कुछ साइन होता है उस अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग, यानी जैसे वेक्टर तो है नहीं, स्केलर वर्ड एक तरह से आ रहा है तो उसमें हम लोग सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही जो भी इसके साथ करंट के लिए या वोल्टेज के लिए जो भी कुछ रूल्स होंगे उस रूल्स के अकॉर्डिंग उसको हम लोग क्या करेंगे, इसका अलजेब्रिक सम ले लेंगे और अलजेब्रिक सम को हम लोग किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो उसको देखते हैं। जनरली इसका साइन क्या होता है, इसका साइन होता है कि जो इनकमिंग करंट्स होते हैं, इनकमिंग करंट्स की जो वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट्स की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो इस जंक्शन के पास जो इनकमिंग करंट्स है वो हमारे कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट जो लॉ है उसका स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट लॉ का, दी algebraic sum of the currents at any junction is 0। क्या बताया मैंने, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करेंट एट अ जंक्शन इज 0, यानी किसी जंक्शन पर करंट का एल्जेब्रिक सम जो होता है वो 0 होता है। अभी मैंने बताया कि जब हम एल्जेब्रिक सम लिखते हैं तो वहां पर क्या देखना होता है, इसका साइन देखा जाता है। जो भी आउटगोइंग करंट्स होते हैं इसका साइन कैसे लिया जाता है, इसका साइन हम लोग लेते हैं, आउटगोइंग करंट्स जो होती हैं, आउटगोइंग करंट्स यानी आउटगोइंग करंट्स फ्रॉम द जंक्शन से जो दूर जाने वाली करंट्स हैं उनको हम लोग निगेटिव लेते हैं। कैसा लेते हैं, निगेटिव। और जो इनकमिंग करंट्स है, इनकमिंग करंट्स को हम लोग इनकमिंग करंट्स टुवर्ड्स द जंक्शन उसको कैसा लेते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, यही साइन होता है। आउटगोइंग करंट्स फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन नेगेटिव व्हाइल द इनकमिंग करंट्स टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लिया जाता है। अब हम लोग यही जो है साइन कन्वेंशन यूज करके, ये साइन कन्वेंशन इसका जो बताया कन्वेंशन, ये इस साइन कन्वेंशन का यूज करके और जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है यानी कि जो इसका स्टेटमेंट है द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट एनी जंक्शन इज 0, तो इसकी वैल्यू रख देंगे। यानी यहाँ पर I1 सबसे पहला हमारा जो करंट है I1 है, तो I1 को हम क्या लिखेंगे, ये आउटगोइंग करंट्स है, आउटगोइंग फ्रॉम द जंक्शन यानी बाहर दूर जा रहा है, दूर जाने वाले करंट को हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का I1। ठीक है, इसी तरीके से जहां I2 भी दूर जा रहा है माइनस I2, और I3 क्या है, इनकमिंग है तो प्लस I3, यहां पर क्या लिखेंगे, I4 आउटगोइंग है माइनस, यहां पर क्या है I5 भी आउटगोइंग है तो माइनस का ही लिखेंगे। इसमें क्या है, इनकमिंग है तो क्या करेंगे, प्लस का लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। तो हम लोग इस फिगर में यानी फिगर बनाएंगे, जब भी किरचॉफ का फर्स्ट लॉ आएगा तो फर्स्ट लॉ को हम लोग पहले इस तरह से कोई भी फिगर बना लेंगे। कोई भी जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर 6 अलग अलग करंट्स को दिखाया है तो आप भी 6 ही दिखाइए, 5 भी दिखा सकते हैं, 3 भी दिखा सकते हैं। बस ये होगा कि फिगर में कुछ इनकमिंग करंट्स को दिखाएंगे और कुछ आउटगोइंग करंट्स को दिखाएंगे। तो हमने दिखा लिया, फिगर बनेगा, फिगर बनाने के बाद स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट बनाने के बाद इसमें जो है ये जो भी हमारा फिगर बना है यहाँ नाम लिख देंगे इन फिगर फर्स्ट। अब इन फिगर फर्स्ट में हमने क्या लिया, अप्लाई किया, बाई अप्लाइंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, यहाँ पे बाई अप्लाइंग
अप्लाइंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ही हमारा क्या कहलाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ कहलाता है। इसमें हम लोग मैथमेटिक्स पढ़े हैं कि जो भी हमारा नेगेटिव साइन होता है उसको एक तरफ कर लेते हैं, पॉजिटिव वाले को दूसरे साइड में कर लेते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। जो I3 है और I4 है, इसको हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट में रख लिया, I3 प्लस I6, ये दोनों प्लस प्लस था, ये माइनस I1 माइनस I2 माइनस I5, इन सबको हम राइट हैंड साइड में भेज, माइनस I1 राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस का I1, माइनस I2 राइट साइड में जाएगा प्लस का I2, I4 भी जाएगा प्लस का I4, I5 जाएगा प्लस का I5। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों जो है ना यहाँ पे इक्वल आ गया। I3 एंड I6 जो था पॉइंट O पर इनकमिंग करंट्स था, तो इस तरह से हम कह सकते हैं इनकमिंग करंट्स एट एनी जंक्शन इक्वल टू द आउटगोइंग करंट्स फ्रॉम दैट जंक्शन, यानी किसी जंक्शन पे आने वाली करंट और जंक्शन से दूर जाने वाली जो करंट है वो दोनों इक्वल होती है। ठीक है, इनकमिंग। अब यहाँ पर ये ना सोचिएगा कि यहाँ तो चार चार करंट जा रही है, यहाँ तो दो ही है, तो बात ये है कि यहाँ दो ही में उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, इसलिए ऐसा है। ठीक है, आप एक पाइप से जितना पानी जाएगा अगर कहीं लीकेज ना हो तो दूसरा उतना ही वहां पे निकल जाएगा, इंटरिंग एंड जो आउटगोइंग है दोनों इक्वल होता है। इसी तरह से इनकमिंग करंट एट एनी जंक्शन इक्वल टू आउटगोइंग करंट फ्रॉम दैट जंक्शन, ये यही हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ है। किरचॉफ्स करंट लॉ डिपेंड करता है, यानी ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का कि किरचॉफ्स लॉ किस लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस कंजर्वेशन ऑफ लॉ पर बेसिस है, यानी किस पर आधारित है, किस पर ये डिपेंड करता है। तो इसका जो सही आंसर है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ओबे या फॉलोज द किरचॉफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि करंट की जो डिफिनेशन होती है क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी I इक्वल टू हम लोग Q/T लिखते हैं, तो वहां पर T तो स्केलर क्वांटिटी होती है, एक तरह से करंट जो होता है पर सेकंड जो चार्ज फ्लो होता है उसी को कहा जाता है। और हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, यानी किसी भी बॉडी को, यानी यूनिवर्स में चार्ज की जो क्वांटिटी होती है ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखा जाएगा, यहाँ पे हम लोग ये स्टेटमेंट लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, बाकी रिकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं दी इनकमिंग करंट, इनकमिंग currents at any junction is equal to the outgoing currents from that जंक्शन। ठीक है, यही हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो समझ में आया हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए वरना मिटाने जा रहा हूं। हो गया सर। नेक्स्ट है हमारा किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। फर्स्ट लॉ तो आसान था, समझ में आ गया, सेकेंड लॉ भी समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये क्या कहता है। एक होता है हमारे पास क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप क्या चीज होता है, क्या क्लोज्ड मेश भी कहा जाता है। तो ये किरचॉफ्स सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं, समझते हैं। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स
सेकेंड लॉ, और ये किरचॉफ सेकेंड लॉ है क्या, इसको हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, वोल्टेज लॉ, केवीएल। ठीक है, हायर क्लासेस में इसका जो नाम है शॉर्ट नेम केसीएल और केवीएल नाम से ही जाना जाएगा, पॉलिटेक्निक बीटेक बीएससी सब जगह केवीएल और केसीएल शॉर्ट नेम इसका यही है। और ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है क्या, इसको जानते हैं कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या। ठीक है, जैसे यहां पर हमने क्या किया, क्लोज लूप का मतलब ये होता है कि ऐसा इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिसमें क्या हो, फीडबैक की प्रोसेस होती, या कोई भी क्लोज्ड चेन बना हो जिसमें करंट एक तरफ से पास करे, यानी करंट पास करने के लिए जरूरी है कि वहां पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स जरूरी हो, सेल हो या बैटरी हो, तो करंट पास करेगी और फिर वो रिटर्न वहां पर किसी भी पाथ से आ जाए, वो क्लोज्ड लूप कहलाएगा। यानी जैसे कोई साइक्लिक फॉर्म होता है ना, साइक्लिक फॉर्म, तो अगर यहाँ से करंट चलेगी तो इसके पास यही घूमते घूमते यही पाथ आकर फिर यही पाथ मिल गई। तो ये फीडबैक की प्रोसेस जिस इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है वो क्लोज्ड लूप कहलाता है। ठीक है, और जहां पर फीडबैक की प्रोसेस नहीं होती है, यानी क्लोज्ड साइकिल नहीं बनता है, वो ओपन लूप कहलाता है। अब ये किरचॉफ सेकंड लॉ ये कहता है, जैसे इसमें करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो जैसे वहां हम लोगों ने पढ़ा कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो, सिमिलरली यहां पर पढ़ेंगे पोटेंशियल लॉ है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल या ऑल पोटेंशियल या सम ऑफ द पोटेंशियल एट एनी क्लोज्ड लूप इज जीरो। वहां क्या था, जंक्शन था, और यहाँ क्या है, कोई भी क्लोज्ड लूप होगा, किसी भी क्लोज्ड लूप में जो टोटल पोटेंशियल का सम होता है या अलजेब्रिक सम होता है वो जीरो होता है। तो देखते हैं, हम एक सर्किट बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के दो जो है सेल लगा देंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक सर्किट लिया और एक सेल यहाँ पर E1 मान लिया, लगा दिया, एक दूसरा यहाँ पर लिया और इस पे हमने क्या किया, यहाँ पे E2 लिख लिया, एक सेल यहाँ लगा दिया। यहाँ पर क्या किया, ये दोनों जो है आकर के यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं, और इसमें एक रेजिस्टेंस हमने R3 मान लिया। ठीक है, और ये सभी जो है ना कुछ इस तरह से कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि दो इसके पास क्लोज्ड लूप बन रहा है या मेश बन रहा है, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट लूप, ये लूप 1 और ये लूप 2। कैसे, यहाँ पर एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल सोर्स मिल गया, एक सेल मिल गया जिसमें ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, और यहाँ से अगर ये करंट चलेगी तो ये ऐसे रिटर्न आते हुए फिर से ये एक क्लोज्ड लूप बन रहा है। तो हमारे पास एक ये जो है ना ये क्लोज्ड लूप है, ये इस तरह से इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगी, क्योंकि I है, सॉरी ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, करंट हमेशा निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ही मूव करती है। तो यहाँ पर ये माइनस मतलब जो करंट का डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस की ओर फ्लो करेगी। हमने चूंकि ये सेल को E1 नाम दिया है तो इसलिए इसमें जो करंट फ्लो कर रही है इसका नाम I1 भी मान ले रहा है। ठीक है, इसी तरह से इस सेल का नाम E2 माना है, इससे जो करंट फ्लो कर रही है ये भी माइनस से प्लस की तरफ ही करंट फ्लो करती है, इसके द्वारा जो करंट फ्लो कर रही है उसको I2 मान लिया। I1 और I2 दोनों करंट जो है इस पॉइंट पर आकर के मीट कर रही है, क्योंकि ये भी इनकमिंग करंट्स है, पाथ एक ही है, तो I1 करंट इधर आएगी, वही करंट I1 यहाँ पर इसी रास्ते से आएगी, I2 इधर से आ रही है, ये दोनों करंट्स आकर के इस पॉइंट पर मिलेंगी। अब इस पॉइंट पर जब मिलेंगी तो वहां पर हम लोगों ने अभी पढ़ा कि किसी जंक्शन पर आने वाली और जंक्शन से दूर जाने वाली जो करंट की वैल्यू होती है वो दोनों इक्वल होती है, इसलिए I1 और I2 यहाँ मिल रही हैं, यानी इनकमिंग करंट्स है। सो इनकमिंग करंट्स विल इक्वल टू द आउटगोइंग करंट्स and this current is taken as I1 plus I2, और इसको हम I3 भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाया, इनकमिंग करंट्स एट दिस पॉइंट इज
I1 plus I2, therefore outgoing currents in the loop 2 will be I1 plus I2. अब यहां पर क्या होगा, ये करंट इसमें जो फ्लो करेगी वो I1 प्लस I2 करंट फ्लो करेगी, और यहां आने के बाद फिर क्या होगा, इस वाले सर्किट में करंट I2 था तो ये I2 इधर चली जाएगी, और I1 इधर का था तो इसमें चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी करंट का डायरेक्शन हमने कैसे लिया, इधर से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब जब हम किरचॉफ का यहाँ सेकेंड लॉ लगाएंगे, यानी एक क्लोज लूप हमको यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक चले, ऐसे ऐसे चले इस तरह से, तो एक क्लोज लूप बन रहा है। दूसरा जो है इस सेल से यहाँ से चल रहे हैं, ऐसे भी बन रहा है, और तीसरा लूप एक बहुत बड़ा यहाँ से किसी पॉइंट से चल सकते हैं, यहाँ से चले ऐसे ऐसे, और फिर हम इसी पॉइंट तक आ गए। मैंने कहा कि जहां पर साइक्लिक एक लूप बने, साइक्लिक लूप बने, या जहां पर एक फीडबैक की प्रोसेस हो जाए, वो हमारा क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड मेश कहलाता है। तो यहाँ पर फीडबैक क्या है, कहां से कैसे चल रहा है, इसका हम लोग चाहे तो कुछ नाम भी दे सकते हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट ए और बी, इसको मान लेते हैं। तो अगर हम ए से चलें, ए से, तो पूरा ऐसे घूमते घूमते फिर इस वाले लूप से भी आ सकता है, ऐसे इधर से चलेंगे, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से चलेंगे तो ऐसे, वास्तव तीन तीन लूप बन रहा है। तो हम लोग दो ही लूप लेकर के और उसका जो है किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाते हैं। इसमें भी साइन कन्वेंशन की बात आती है। जैसे उसमें हमने बताया साइन कन्वेंशन के लिए कि किसी जंक्शन से दूर जाने वाली करंट की वैल्यू को हम लोग निगेटिव लेते हैं, और जंक्शन की ओर आने वाली करंट की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं। तो ऐसे इसमें भी होता है कि अगर दो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो करंट भी फ्लो कर रही है, दूसरा इसमें सेल भी लगा है, तो सेल के लिए हमारा साइन कैसा होता है, साइन कन्वेंशन, उसको समझते हैं। और एक बार अगर करंट फ्लो कर रही है और उसके साथ करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है, तो उसमें कैसा होता है। तो ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको कैसे लिखना है, पहले तो हम स्टेटमेंट एक बार लिख देते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, दी एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल लिखा रहे हैं या वोल्टेज लिखा रहे हैं, एक ही बात है। टोटल पोटेंशियल्स कर देते हैं, वोल्टेजेस कर देते हैं। इन द एनी क्लोज्ड मेश भी लिख सकते हैं, और क्लोज्ड हम लोग सर्किट भी लिख सकते हैं। ठीक है, एनी क्लोज्ड लूप भी लिख सकते हैं, सर्किट भी लिख सकते हैं, मेश भी लिख सकते हैं। एनी क्लोज्ड लूप इज जीरो। फिर से ध्यान सुनिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल्स और वोल्टेजेस इन द एनी क्लोज्ड लूप इज जीरो। दैट इज, यहां पर क्या क्या होगा, हम सिग्मा लगाएंगे। पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल ओम्स का लॉ अगर हम लोग पढ़े हैं तो V इक्वल टू आई आर होता है। जिस सर्किट में I और R दोनों होगा, वहां पर टोटल पोटेंशियल हम I और R का जो एल्जेब्रिक सम आएगा, सिग्मा का मतलब यहाँ पर ये है सम करना, समेशन करना। तो सिग्मा आई आर इक्वल टू जीरो, या तो ये लिख लेंगे, या हम इसी चीज को लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा और V लिख लें, या अगर सेल का जो EMF है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डेल्टा V भी लिख सकते हैं, इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारा किरचॉफ लॉ कहता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल पोटेंशियल्स इन द एनी क्लोज्ड लूप और सर्किट इज जीरो। अब इसमें जो हम फिगर बनाए हैं, फिगर सेकंड इसको मान लेते हैं, फिगर सेकंड। तो इस फिगर सेकंड में हम लोग किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है उसको यूज करेंगे कि किरचॉफ लॉ कैसे लगता है। इसके लिए मैंने बताया कि साइन कन्वेंशन जरूरी है, और साइन कन्वेंशन मैंने क्या बोला था, साइन कन्वेंशन इसके लिए एक तो हमारे पास सेल है, साइन कन्वेंशन यहां पर लिख देता हूं, साइन कन्वेंशन फॉर सेल के लिए साइन कन्वेंशन कैसे लगेगा, और फिर जो है ये SIGN,
और फिर एक बार हम लोग इस करंट और रेजिस्टेंस के लिए कर सकते। तो पहले सेल का देखते हैं। सेल के लिए रूल्स ये होता है कि अगर हम करंट का है या अगर हम किसी सर्किट में मूव करें किस तरह से, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो निगेटिव का होता है लो पोटेंशियल मानते हैं और पॉजिटिव हाई पोटेंशियल मानते हैं। यानी अगर हम निगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल चलते हैं तो वहां पर जो वोल्टेज होता है उसकी, या जो सेल वोल्टेज ने या सेल का जो ईएमएफ लिया जाता है वो पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाता है। फिर से ध्यान सुनिए, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल अगर करंट मूव कर रही है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो ईएमएफ का जो साइन लिया जाएगा या पोटेंशियल का साइन लिया जाएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे मूव करें पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल अगर चलेंगे तो वहां पर ईएमएफ की वैल्यू को निगेटिव लिया जाएगा। इसको मैं लिख देता हूं, निगेटिव, यहां लिख देते हैं, इफ we move negative to positive terminal of the cell then potential is rises up लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं इंक्रीज्ड, लिख सकते हैं इंक्रीज्ड। एंड साइन कैसा लेंगे, उसका साइन कैसे लिया, एंड साइन इज टेकन पॉजिटिव, दैट इज प्लस का ई लिखेंगे, प्लस ई। ठीक है, अगर हम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाएंगे तो वहां पर पोटेंशियल इंक्रीज करता है, और जब इंक्रीज करता है उसके लिए हम ई के साथ यानी सेल का जो ईएमएफ का साइन लेंगे वो प्लस का ई लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है जस्ट इसका उल्टा है। अगर हम पॉजिटिव टू निगेटिव मूव करेंगे, पॉजिटिव टू निगेटिव, इसको लिख नहीं रहा हूं क्योंकि यहाँ एक लिख करके मैंने बता दिया स्टेटमेंट, दूसरे का ऐसे समझा देते हैं कि अगर हम पॉजिटिव टू निगेटिव मूव करते हैं तो सेल का जो ईएमएफ होता है वो निगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो ये दो रूल्स तो सेल के साइन के लिए याद रखेंगे। तीसरा चीज क्या है, जो करंट होती है, करंट जब हम किसी भी सर्किट में पास करेगी और वहां पर अगर रेजिस्टेंस होता है तो उस रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग जो भी करंट पास करेगी उनका जब प्रोडक्ट लिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर R1 है और इसमें जो करंट पास हो रही है ये I1 जा रही है, ये I1 जा रही है, तो I1 इंटू R1 जब करेंगे तो V इक्वल टू I इंटू R पढ़े हैं, यानी वो पोटेंशियल कहलाता है। और जब भी किसी रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर में करंट पास करेगी तो वहां पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, यानी पोटेंशियल में कमी होती है। इसलिए हम लोग हमेशा इस तरह के सर्किट में माइनस साइन के साथ लेंगे, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट द प्रोडक्ट ऑफ I एंड R इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। ठीक है, अगर हम करंट इधर चल रही है, ऐसे जा रही है और हम इधर ही मूव कर रहे हैं, इधर ही, यानी ये B to A चल रहा है। अगर सर्किट का नाम हम B A इधर C इधर D नाम दे दिया, B A C D ऐसे चल रहे हैं, तो B से A की ओर मूव कर रहे हैं, यानी करंट की जो डायरेक्शन I2 है उसी के डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, यानी इस सर्किट का साइन ले रहे हैं। उस केसेस में I2 और R2 का साइन जो होगा नेगेटिव का लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे चलते CA वो निगेटिव का लिया जाएगा, सॉरी पॉजिटिव का लिया जाएगा, साइन लिया जाएगा वो पॉजिटिव का लिया जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा जब करंट के डायरेक्शन में ही चलेंगे और उसके साथ जो रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, निगेटिव साइन लेंगे, और अगर उसके अपोजिट में चलते हैं तो पॉजिटिव लेंगे। तो आइए इसमें जो है हमारा जो फिगर सेकंड है इसमें किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाते हैं। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इसमें क्या लिखेंगे, एक बार जो है इसका कुछ नाम यहां से दे देते हैं।
ए बी सी डी ई एफ। अब इस सर्किट का नाम लिखने में आसानी हो जाएगी। एक बार हम क्लोज लूप लेंगे, ए डी सी बी ए, ठीक है। यानी या अगर इतने लिखने का मन नहीं है तो हम डायरेक्ट क्लोज लूप 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से क्लोज लूप 2 क्या है, सी डी ई एफ सी, यानी हम लोग जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पर फिर आना है। तो ये हमारे पास 2 लूप हुआ। अब जो रूल्स बताए उसके अकॉर्डिंग एक बार हम ले रहे हैं इन क्लोज्ड लूप कौन सा, ए डी सी बी ए, जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पर आएंगे, तब उसको साइक्लिक कहा जाता है। ए डी सी बी ए, दैट इज लूप 1। लूप 1 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब चलते हैं इसमें, ए से डी चले, ए से डी। एडी सेक्शन में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए I1 इंटू रेजिस्टेंस की कुछ है नहीं, तो इसमें नहीं लिखेंगे। अब थोड़ा डी से सी मूव करते हैं। डी से सी जब मूव किया जा रहा है तो डी से सी में हमारे पास एक सेल दिख रहा है E2 और दूसरा दिख रहा है एक रेजिस्टेंस R2 जिसमें करंट पास कर रही है I2। तो यहां पर क्या होगा, D to C मूव कर रहे हैं, A D C। तो हम A से D में तो कोई रेजिस्टेंस था ही नहीं, तो पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा, उसको नहीं लिख रहा हूं। लेकिन D से C जाने पर हमें एक सेल मिल रहा है, और सेल का साइन इधर कैसे हो रहा है, जब हम D to C मूव करेंगे तो ये है पॉजिटिव प्लेट है, ये है नेगेटिव प्लेट, यानी प्लस से माइनस जा रहा है, प्लस से माइनस। पॉजिटिव टू निगेटिव जाना, पॉजिटिव हायर वैल्यू होता है, हाई पोटेंशियल होता है, निगेटिव लो पोटेंशियल होता है, यानी हाई से लो जा रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है, इसलिए इसको हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे, तो माइनस E2, यहाँ माइनस E2। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं R2, और इसमें करंट फ्लो हो रही है I2, तो R2 इंटू I2 करेंगे, यानी V इक्वल टू IR होता है, I इंटू R2 करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, I पर तो पोटेंशियल तो निकल जाएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम D टू C जा रहे हैं। अब यानी कि करंट मूव कर रही है C टू D, करंट आ रही है C टू D, हम जा रहे हैं D टू C। तो इसका जो I2 की जो वैल्यू होगी नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा, इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी जब हम या यूं डायरेक्ट समझ लीजिए कि I2 इंटू R2 लिखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, I2 इंटू R2। अगर ये बात समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो पोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग निगेटिव में लेते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप के लिए I इंटू I2, सॉरी यहाँ पर I2 इंटू R2 तो लिखते, लेकिन हमने कहा कि करंट की जो डायरेक्शन है वो C टू D है, और हम मूव कर रहे हैं D टू C, यानी अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द करंट I2। तो इसलिए I2 की वैल्यू यहाँ निगेटिव साइन के साथ लिख लेंगे, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, ये चीज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, C टू B, A D C B A चल रहा है, A टू D में कोई रेजिस्टेंस नहीं था, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। D टू C चला, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, माइनस I2 लिख दिया, यहाँ पर है ड्रॉप होगा, लिख लिया यहाँ पे। C टू B कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ड्रॉप नहीं होगा, इस सेक्शन को भी छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं B टू A। अब B टू A चल रहा है, तो हम B टू A का मतलब जो करंट की जो डायरेक्शन है इधर की ओर है, हम B टू A यानी इधर ही मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप के जो होगा यानी I1 इंटू R1 लिख देंगे। फिर ये तो हमने इसमें लिख लिया, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चलेंगे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, माइनस साइन के साथ लिखेंगे। इधर आए माइनस टू प्लस, निगेटिव टू प्लस, सेल में माइनस से प्लस चल रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज के केसेस में हमें कहा था उसको प्लस लिखते हैं, यानी E1 हो जाएगा इक्वल टू 0। हम लोगों ने पढ़ा कि द algebraic sum of the total potential or voltages in the closed circuit is 0।
तो इसलिए यहाँ पर 0 लिख लिया। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर ये आएगा माइनस का E2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया I2R2, और ये माइनस I1R1 और प्लस E1 इक्वल टू 0। अब हम चाहे तो इसमें माइनस वाले टर्म्स को एक साइड और प्लस वाले टर्म को एक साइड कर सकते हैं, या जो रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट है उसको एक तरफ और सेल वाले को दूसरी साइड। इसको हम इधर लिख लेते हैं, I2R2 एक साइड में माइनस I1R1, और ये जो सेल E2 था इसको राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो यह आ जाएगा माइनस था यहाँ पे, राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस I1 है, इधर आके माइनस I1 हो जाएगा। ये हमारे पास किरचॉफ्स सेकंड लॉ से एक इक्वेशन हमने लिख लिया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन जो है, एक बार हम क्लोज्ड लूप CDEF इसमें लिख करके दिखाते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट कुछ पढ़ा जाएगा। अब किस में लिखना है, इन क्लोज्ड सर्किट या क्लोज्ड लूप और क्लोज्ड लूप दोनों में से कोई एक लिखना पड़ेगा। कौन सा ले रहे हैं, C से स्टार्ट किए और C पे ही आके एंड हो गया। मैंने क्लोज लूप के बारे में बताया था कि एक साइक्लिक लूप होता है, ऑर्डर होता है, नहीं जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पहुंच जाएंगे। तो इन क्लोज्ड लूप्स या सर्किट जो भी CD इसमें अब फिर लोग आते हैं, C से D चले हैं, C से D, जब C से D मूव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 है और एक सेल हमारा E2 है। तो इधर जब मूव करेंगे तो करंट की जो डायरेक्शन है वो किधर की ओर है, जिधर हम चल रहे हैं, C से D चल रहा है और करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो हम माइनस I2 इंटू R2 लिख देंगे, यानी पोटेंशियल ड्रॉप होगा और वो माइनस I2 इंटू R2 लिखे जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप को निगेटिव साइन से इधर बढ़े सेल में, अब देख रहे हैं E2 है, माइनस से प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, यानी इधर चल रहे हैं C से D, तो निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है। इसका मतलब यह है राइजेस इन द पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल बढ़ रहा है, और जब पोटेंशियल बढ़ रहा है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे प्लस E2, ठीक है। अब थोड़ा आगे आए, फिर आ गए CD तक तो हो गया, D से E में कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी सेल, कुछ नहीं लगा हुआ है, तो इसमें कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो ये यहां तक हो गया। अब बढ़ते हैं E2F जब बढ़ रहे हैं तो यहां हमारे पास एक रेजिस्टेंस R3 है और इसमें करंट फ्लो हो रही है I1 प्लस I2 का सम। तो इसका मतलब करंट के डायरेक्शन में ही हम मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप लिखा जाएगा कैसे, माइनस साइन के साथ, यानी ये माइनस का I1 प्लस I2 और इसके साथ मल्टीप्लाई बाई R3। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, FC, क्योंकि यहां से यहां तक आ गए हैं F तक, F से C जाएंगे, फिर यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो ओवरऑल हमारे पास इतना ही आ जाएगा, इक्वल टू 0। द अलजेब्रिक सम ऑफ द टोटल पोटेंशियल और वोल्टेज इन द सर्किट इज 0। ये भी एक पोटेंशियल है, क्योंकि I इंटू R का प्रोडक्ट होता है, पोटेंशियल होता है, ये भी है, EMF है, तो EMF भी पोटेंशियल होता है। तो इस तरह से ये 0 हो गया। इसमें भी वही काम कर रहे हैं, प्लस वाला एक साइड ये लिख लेते हैं, या तो रेजिस्टेंसेस और करंट का प्रोडक्ट एक तरफ और I2 को उधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का I2R2 और ये माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3 और राइट हैंड साइड में जाके माइनस का E2। माइनस माइनस
होल इक्वेशन में डिवाइड कर दें तो सब प्लस हो जाएगा, यानी I2R2 प्लस I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाई R3 इक्वल टू E2, माइनस से होल इक्वेशन में हमने डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आया। तो इस तरह से किसी भी सर्किट में हम लोग ये V और I का रेशियो V और I का प्रोडक्ट लगा करके और सेल का टोटल ईएमएफ निकाला जा सकता है, जिसका अलजेब्रिक सम जो होगा वो 0 आएगा। ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।